पूरे कलकत्ता स्टेडियम में इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और इस उद्घाटन सत्र को सफल बनाने के लिए देश के कोने कोने से आए हुए मजबूत साथियों, आप सबों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मेरा इनकलाबी सलाम। It's a great honor for me to deliver this inaugural lecture at this AICCTU 11th National Conference. I remember the last time we held an AICCTU National Conference in Delhi was in 1998. And I happened to be the General Secretary of AICCTU in 1998. तो आज वो सारे साथी जो उस दौर में हमारे बीच में थे, बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में नहीं हैं। कॉमरेड योगेश्वर गोप, बिहार के मजदूर कर्मचारियों के लोकप्रिय नेता, कॉमरेड अशोक मनोहर, महाराष्ट्र के हमारे बहुत बड़े मजदूर नेता और बहुत घनिष्ठ साथी, जिन साथियों के नाम पर हमने इस पूरे सभागार का नाम किया है, कॉमरेड रामकिशन, कॉमरेड मुन्ना, कॉमरेड ओमप्रकाश जी, जिनके नाम पर ये मंच है, ये सारे साथी आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो सबसे पहले अपने तमाम साथियों को मैं आपके सम्मेलन की ओर से, सबों की ओर से लाल सलाम पेश करता हूँ। इस पूरे सम्मेलन का आपने जो शीर्षक रखा है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। इसी दिल्ली में 1857 में जब हमारे देश के मजदूरों ने, किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था, तो उस समय ये तराना हमारे देश के वो सेनानी गाते थे। 1857 का ये एंथम था, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। ये है हमारी मिल्कियत। हमें लगता है कि देश में जो हमारा संविधान कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बिरसा मुंडा ने कहा, अबुआ राज अबुआ दिशु, अपने देश में अपना हक, अपना राज, वो एक ही आवाज है जो 1857 से लेकर के 1949 में जब देश में संविधान पारित हुआ, 1950 में जब रिपब्लिक की स्थापना हुई, वो एक ही आवाज हम लोग लेकर चल रहे हैं। और आज इस आवाज को और ज्यादा बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में आज एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल इस देश के मजदूर, किसान, इस देश को बनाने वाले, इस देश को चलाने वाले, इस देश के आम आवाम, बिल्कुल उसके खिलाफ ये सरकार खड़ी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज न सिर्फ हमारा हक छीना जा रहा है, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, न सिर्फ देश के तमाम संपदाओं को अदानी अंबानी के पास उनके हाथों में सौंप दिया जा रहा है, बल्कि इस पूरे देश का स्वाभिमान उसको अमेरिका के सामने गिरवे रखा जा रहा है। ये जो 1857 का गीत है, वो गीत कहता है, आया फिरंगी बाहर से, आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा और पूरे देश पर कब्जा जमा लिया। उस फिरंगी की जगह पे आज हम यंकी कह सकते हैं। आज वो अमेरिका के सामने जा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाते हैं और उसी अमेरिका से लगातार अमेरिका के सैन्य जहाज में हमारे देश के नागरिकों को कभी 100, कभी 125, कभी 150 की संख्या में हथकड़ी लगा करके, पैर में बेड़ी लगा करके गुलाम की तरह
अपराधियों की तरह हमारे देश में उनको भेजा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको भेजा जा रहा है यहाँ इस तरीके से, वो सारे के सारे लोग वो हमारे हिंदुस्तान के मजदूरों का हिस्सा है। वो जाकर के अमेरिका में मजदूरी करते थे, काम करते थे। वहां अगर उनके पास कागज है, यही है, वो एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन देश का स्वाभिमान हमने कोलंबिया में देखा, मेक्सिको में देखा। उन देशों ने कहा कि हमारे नागरिक अगर अमेरिका में आपको नहीं चाहिए, बेशक हम उनको वापस ले लेंगे अपने देश में, लेकिन पूरे सम्मान के साथ हमारा विमान जाएगा, जाकर के अपने लोगों को देश में लाएगा। और हमने देखा कि किस तरह से कोलंबिया में, मेक्सिको में अपने देश का स्वाभिमान का परिचय दिया। लेकिन हमारे देश में 5 तारीख को मोदी जी कुंभ में डुबकी लगा रहे थे, दिल्ली में चुनाव हो रहा था और अमृतसर में हमारे वो नौजवान महिलाएं वो आ रहे थे, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी। इसलिए आज हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल आ गया है। जो मजदूरों की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। आजादी के आंदोलन के दौर से अमरजीत कौर यहाँ हैं, बैठी हुई हैं, किसी के आज सेक्रेटरी। और 1920 में इस AITC की स्थापना हुई आजादी के आंदोलन में। हिंदुस्तान की आजादी का आंदोलन इस देश के मजदूरों का, बहनों के शुभ आंदोलन था। और इतनी बड़ी परंपरा लेकर के 105 साल इस देश के संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन, केंद्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन, वैसे ट्रेड यूनियन में अधिकार की बात करें वो और भी पुराना है। उस लड़ाई को लड़ते हुए आज हम लोग यहाँ पहुँचे। हमारे सामने जरूर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इस समय काम की बात होती है, कोई कहता है 70 घंटा काम करो, कोई कहता है 90 घंटा काम करना चाहिए। लोग तो 100 घंटे काम कर रहे हैं। काम के दाम की बात नहीं हो रही है, मजदूरी की बात नहीं हो रही है। काम जहाँ करते हैं उस काम के इलाके में, काम करने की जगह पर कितनी हमारी सुरक्षा है, कितना सम्मान है, वहाँ कितना लोकतंत्र है, इसकी बात नहीं हो रही है। गुलाम की तरह हमसे काम, ज्यादा से ज्यादा काम लो, कम से कम पैसा दे करके ज्यादा से ज्यादा काम किस तरह से लोगों से निकाला जा सकता है, पूरे देश में एक बड़ी साजिश चल रही है। ऐसे दौर में मजदूरों के हक की बात, मजदूरों के अधिकार की बात करना निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बुनियादी सवाल है। लेकिन ये जो बुनियादी सवाल है, मुझे लगता है कि आज उसको शुरू करना होगा वहीं से। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, इस देश के हम मालिक हैं। तो मालिक की हैसियत से जब इस देश के मजदूर अपना हक मानेंगे, वैसे तो फैज ने कहा था कि जब हम अपना हिस्सा मानेंगे हम पूरी दुनिया मानेंगे। हम वो मजदूर वर्ग है जो कार्ल मार्क्स ने कहा था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम तो पूरी दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान को चलाने वाले नहीं है। जो मजदूर वर्ग है वो तो पूरी दुनिया में फैला हुआ, पूरी दुनिया को चलाने वाला वर्ग है। तो लेकिन एक मालिक की हैसियत से जब इस मुल्क के बारे में आज हम सोचेंगे तो हम अपने बारे में तो सोचेंगे ही, किसानों के बारे में सोचेंगे, हमारे नौजवानों के बारे में सोचेंगे, छात्रों के बारे में सोचेंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, पूरे देश के बारे में सोचेंगे। देश का पूरा संविधान जिसको आज खत्म किया जा रहा है, अगर संविधान खत्म होगा तो उसमें मजदूरों का कौन सा कानून बचेगा। तो ऐसी स्थिति में बड़ी लड़ाई हमारे सामने है, बड़ी एकता की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आज का जो मजदूर वर्ग बदला हुआ मजदूर वर्ग है। पुराना जमाना था, हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करते थे, हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में मजदूरों ने लंबी लड़ाई के बल पर कुछ अधिकार हासिल किया था। और आज जो मजदूरों की संरचना है देश में, पब्लिक सेक्टर खत्म किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, बहुत बड़ा संगठित क्षेत्र है, बहुत सारे मजदूर हैं जिनको कहा जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है।
कोई मालिक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल अंडर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और जो काम हम करते हैं इसमें बहुत ही असुरक्षित, बहुत ही अपमान और बहुत ही कम वेतन के साथ। तो ऐसी स्थिति में जब मजदूर वर्ग की बात है तो मजदूरों के अंदर भी हर तरह के मजदूर, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हमारे देश में महिलाएं, वो पूरे देश की आधी आबादी है। अगर हम मजदूरों की बात करेंगे तो मजदूर वर्ग की भी आधी आबादी हिंदुस्तान की महिलाएं हैं इस समय, और बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं महिलाएं यहाँ हैं, और भी बड़ी संख्या में आने की जरूरत है, आगे एक साथ मिलकर चलने की जरूरत है। इसलिए आज का जो मजदूर आंदोलन है वो मजदूर आंदोलन सबके लिए है। वो सारे स्ट्रीट वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, लाइवलीहुड मिशन, उससे जुड़ी हुई करोड़ों करोड़ महिलाएं, आप सबके लिए ये सम्मेलन है, आप सबके लिए आंदोलन है। ये आंदोलन उन तमाम खेत मजदूरों के लिए है, उन तमाम ग्रामीण मजदूरों के लिए है, करोड़ों की तादाद में जिनके लिए कानून तो बना मनरेगा, लेकिन उस कानून में आप देखेंगे कि उसकी मजदूरी बढ़ती नहीं है। जो न्यूनतम मजदूरी सरकार खुद तय करती है, कहती है कि 26,000 रुपये मिनिमम वेज मिलना चाहिए। आप देखें कि इस देश में किसी स्कीम वर्कर को, मनरेगा मजदूर को कहीं ये मिनिमम वेज मिलता नहीं है। सरकार खुद मिनिमम वेज की घोषणा करती है और खुद लोगों से काम लेती है, सब मिनिमम वेज दे करके, बहुत टोकन पैसा दे करके। वो सारे लोग जो मिनिमम वेज के लिए लड़ रहे हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं, सबके लिए मजदूर आंदोलन है। वो सारे लोग जिनकी जमीन छीनी जा रही है, जिनके मकानों को गिराया जा रहा है, मजदूरों के सामने अपने आवाज का सवाल है। और आपके बीच में वकील हसन साहब बैठे हुए हैं। सिर्फ 11 में हम लोगों ने देखा जब हमारे देश के लोग मजदूर फंसे हुए थे, उन मजदूरों को बचाने का काम, उनको निकालने का काम वकील हसन और उनकी टीम ने किया उस काम को। लेकिन ये आज देश ऐसा है, सरकार ऐसी है कि वकील हसन को सम्मानित करने के बजाय बुलडोजर से इस दिल्ली शहर में उनके मकान को, उनके घर को गिरा दिया गया है। हमारे देश में आज इतना बड़ा जुर्म इस देश में, इतने बड़े नाइंसाफी इस देश के अंदर हो रही है, तो हमारे मजदूरों के सामने अपने अपने मकान, और जिनका भी मकान गिरा दिया जा रहा है, किसान हो, वकील हसन जैसे हमारे नेता हो मजदूरों के, या तमाम कुछ झुग्गी झोपड़ी हो, मकान जिनके गिराए जा रहे हैं, जिनके दंतों में, जिनके घरों में आग लगा दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, जिनकी दुकानों को, जिनके मकानों को, वो सारा सवाल आज हमारे मजदूर आंदोलन में सवाल बन गया है। इसीलिए आप साथियों से ये अपील करेंगे कि मजदूरों की अपनी मुद्दे हैं, अपनी मांगे हैं, लेकिन इस देश में सबसे विशाल हृदय अगर किसी का है, वो मजदूरों का। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर है, वो हिंदुस्तान को चलाने वाले मजदूरों के ऊपर। अगर हम मालिक हैं इस देश के, हमें इसके मालिक, तो हमें सबके बारे में सोचना होगा, पूरे मुल्क के बारे में सोचना होगा। ये पूरा का पूरा मुल्क, ये पूरा मुल्क आज उसकी एक जिम्मेदारी, हिंदुस्तान के मजदूरों को खुद को तैयार करना होगा, ताकि अदानी अंबानी के चंगुल से, ये ट्रंप और इलन मस्क के चंगुल से इस देश को हम बचा सके, निकाल सके। इस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान देके गए, और उस संविधान से पहले मजदूरों का अधिकार की लड़ाई भी लड़ते हुए एक एक करके मजदूरों का हक, हड़ताल करने का, आंदोलन करने का, अपना संगठन बनाने का, सारे हक, उसी हक के रास्ते पर हिंदुस्तान का संविधान आया। और संविधान को चाहिए कि संविधान और हक को मजबूत करे और फैलाए, लेकिन आज इस पूरे संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो ऐसे दौर में आपका ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन से ये एकता का संदेश आज पूरे देश में बड़ी एकता चाहिए। मजदूर संगठनों की एकता, मजदूर और किसान की एकता, मजदूर और छात्र महिलाओं की एकता, मजदूर और नागरिक की एकता। अगर हम मजदूर हैं तो हम नागरिक भी हैं इस देश के। 8 घंटा हम कहते हैं काम,
8 घंटा आराम, 8 घंटा हम इस देश के में विश्राम, तो 8 घंटा वो जो काम करते हैं वो मजदूर काम है, लेकिन इस देश में हम नागरिक हैं। और इसीलिए ये पूरा का पूरा देश में इस समय जो लोकतंत्र के सवाल, जो संविधान की रक्षा का सवाल, देश की आजादी, स्वाभिमान, उसकी रक्षा का सवाल जो हमारे सामने है, मजदूर आंदोलन को आज वो समय आ गया है जो अपने अपने ट्रेड यूनियन के मुद्दों के साथ ये बड़ी लड़ाई का क्या हमें हिस्सा बनना है। आजादी के आंदोलन में वैसा ही दौर था, उस समय ट्रेड यूनियन भी बनने लगी थी, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और आज बिल्कुल दूसरी आजादी देश को चाहिए, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा और बिल्कुल साफ अपने देश की आजादी और स्वाभिमान की रक्षा। इसकी लड़ाई में हमको जाना है। हमें लगता है कि आपके सामने माहौल बदल रहा, ऐसा नहीं, कानून कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आज इस समय मजदूर आंदोलन के लिए जो देश की परिस्थिति है वो खराब नहीं है, बेहतर है। आज से 30 साल 35 साल पहले जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इस देश में निजीकरण के नाम पर, भूमंडलीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर भ्रम फैलाया गया। बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि निजीकरण से हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा, भूमंडलीकरण से हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। आज वो 91 में पॉलिसी आई और आज 2025, 35 साल का अनुभव आपके पास है और 35 साल का तजुर्बा ने लोगों को बता दिया है कि निजीकरण इस देश को बर्बाद करने का रास्ता है। और इसलिए आज सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं लड़ रही है निजीकरण के खिलाफ, पूरा हिंदुस्तान अदानी अंबानी के खिलाफ लड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए ताकत की बात है कि आपकी लड़ाई बहुत सारे लोग मिलकर के लड़ रहे हैं आपकी गरीब बचाने के लिए। हमारे मारुति के साथी, मारुति में जब इंजन बनाने की लड़ाई शुरू हुई, वो हरियाणा के किसान आपके साथ खड़े नहीं होते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल लगता है कि किसान आंदोलन ने किसानों के अंदर नई चेतना पैदा की है। आज हिंदू हो हरियाणा के किसान वो मारुति के मजदूर के साथ भी खड़े हो जाएंगे। आज वो हरियाणा के किसान और ग्राम पंचायत वाले वो हमारे महिला पहलवानों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो देश में चेतना का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। आज हमारे देश में नई शिक्षा नीति, वो नई शिक्षा नीति निजीकरण की है, शिक्षा को महंगी बना रहे और शिक्षा के अधिकार से मजदूरों को वंचित करने के लिए, गरीबों को वंचित करने के लिए, ताकि कोई मजदूर का बेटा पढ़े नहीं, मजदूर के घर से कोई बच्चे पढ़ करके आगे ना बढ़े। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, और कोई रास्ता नहीं है आपके सामने। उस रास्ते को रोकने के लिए निजीकरण की नीति आई है, नई शिक्षा नीति। ये जो आज एकाकरण हो रहा है, ये जो आज हमारे नौजवान जो सेना में काम करते थे, रेलवे में काम करते थे, बैंक में काम करते थे, जहाँ पक्की नौकरी मिलती थी, और आज उनको ठेके पर काम किया जा रहा है, तो वो इंजीनियर बना दिया जा रहा है। उस लड़ाई में भी आप देखेंगे कि देश के किसान आपके साथ खड़े हो रहे हैं। तो आज बिल्कुल ये बड़ी लड़ाई की संभावना है, जरूरत है। हम आपसे अपील करेंगे कि मजदूरों के अंदर तमाम लोगों को जोड़िए। इस देश में जहां भी जाति के नाम पर उत्पीड़न हो, जहां भी दलितों के ऊपर हमले हो, आदिवासियों के ऊपर हमले हो, बिल्कुल खड़े होइए उस उत्पीड़न के खिलाफ, उन दलितों, आदिवासियों, तमाम पिछड़ों के साथ। जहां भी इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, ये काम के जगह पर महिलाओं की सुरक्षा सम्मान, ये महिलाओं का सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसको पूरा का पूरा मजदूर आंदोलन का सेंट्रल इशू बनाइए कि हमारे देश में आधी आबादी जो काम करती है, तो वर्क प्लेस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जितने भी आबादी वो सेंट्रल एजेंडा बनना चाहिए हमारे पूरे मजदूर आंदोलन के लिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट करके ये जो पूरे देश में मजदूरों को विभाजित करने की साजिश है, इसके खिलाफ भी हम हैं। इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारा मंत्र। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बारे में एक ही था कि हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। हम किराएदार नहीं हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं, हमें इसके देश के मालिक हैं और उसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब इस समय आपका सम्मेलन चल रहा है, मुझे लगता है कि आपका सम्मेलन में ही उपस्थिति कुछ प्रभावित हुई है, क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही, कुंभ है और कुंभ के नाम पर जो स्थिति बनी हुई है, ट्रेन बहुत देर से चल रही है,
बहुत भीड़ है, बहुत कष्ट उठा करके लोग आए हैं। जो शादी बिहार से आए हैं, जो यूपी से आए हैं, बंगाल से आए हैं, मुझे पता है बहुत मेहनत करके, बहुत तकलीफ उठा करके आप यहाँ पहुंचे हैं। इस समय इस देश में लोगों की अपनी अपनी आस्था है, धर्म है, आस्था है। निश्चित तौर पर जैसे संविधान कहता है रिलीजियस वर्शिप, उसकी आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए सबके लिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आज इस धार्मिक आस्था के नाम पर जो कारोबार हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, जो नफरत की खेती हो रही है, जो पूरे कुंभ में देश भर से लोगों को बुलाया गया और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो जाने गई है जो वहां स्टैंडपेट में प्रयागराज में भी जान गई है और आपके नई दिल्ली स्टेशन में भी जान गई है। ये सारे के सारे लोग इस देश में जिनके साथ मजाक हुआ है, हमें निश्चित तौर पर उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जाए, धर्म के नाम पर पाखंड हो, धर्म के नाम पर अगर कर्मकांड जिसको फिर से दामनबाद को ठोकने की कोशिश हो, तो मजदूर आंदोलन धार्मिक आजादी को मानते हुए भी इस कर्मकांड के खिलाफ, इस पूरे पाखंड के खिलाफ, इस तरह के पूरे देश में अंधविश्वास के खिलाफ लड़ेगा। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हुए मजदूर आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात और बढ़ाऊंगा नहीं। बहुत अच्छा लगा वो AICCTU आज हमारे पुराने नेता नहीं है, कॉमरेड स्वपन जी AICCTU के शुरुआती दिनों से, कॉमरेड DP बख्शी AICCTU के शुरुआती दिनों से जिन साथियों के नेतृत्व में, जिन साथियों के मार्गदर्शन, जिन साथियों की मेहनत से ये संगठन बना, आज वो संगठन बड़ा है। वो संगठन अपना 11वां सम्मेलन कर रहा है। देश के हर कोने से यहाँ लोग पहुंचे हैं। महिलाओं की संख्या पहले से बढ़ी है। आपसे बस ये अपील करते हुए कि आप ये रफ्तार जारी रहे, आगे बढ़े, सबको जोड़िए, हर तबके को जोड़िए। छोटे से छोटे, छोटी सी छोटी यूनियन भी जहाँ 50 लोग भी हो, उस यूनियन को भी लगना चाहिए कि हमारी यूनियन और हमारी मांगे, इसके लिए लड़ने के लिए AICCTU है। छोटी सी छोटी यूनियन सबसे असंगठित, इस तरह हमारे देश की जो गिग इकोनॉमी, बहुत लोगों के अंदर संगठित होने की चाहत है। IT सेक्टर आपने देखा किस तरह से अभी इंफोसिस में किस तरह से लोगों को निकाला गया, उन नौजवानों को, उस पूरे महिलाओं को किस तरह से निकाल दिया गया गुलाम की तरह। तो वो सारी बातें, वो मजदूरों की पूरी पीड़ा, नई पीढ़ी उनकी पूरी पीड़ा, ये AICCTU के अंदर इस पीड़ा को लेकर के, जहाँ भी पीड़ा है, जहाँ भी अत्याचार है, जहाँ भी दमन है, जहाँ भी अन्याय है, वही तो लड़ाई है, वही तो आगे बढ़ना है मिल करके। तो ये एकता का केंद्र बने, संघर्ष का केंद्र बने। आपका ये सम्मेलन सफल हो। आप सभी साथियों को इस सफल सम्मेलन के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, AICCTU जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। Thanks, Comrade Dipankar. Now, Comrade Rajiv will read out a message from Comrade George Mavlikov, the former General Secretary and Honorary President of the World Federation of Trade Unions. Comrades, we had invited Comrade George Mavlikov to lead this conference, but the Indian government denied visa to him. Although he has visited India several times, and very recently in the first week of December he was here, but this time the government denied visa to him. So unfortunately he is not here with us in this conference. We strongly condemn this attitude of Government of India of denying visa to him. But he has sent one short message of greeting to us. So I would like to present that message of greeting, the short message, and then we will continue with our further proceedings.
Dear comrades, this is the message of George Mavrikos, the former General Secretary and presently is the Honorary President of WFU. Dear comrades, brothers and sisters of AICCTU India, unfortunately, I could not be with you at your important conference. A conference that is taking place at a critical time for the world working class and for the trade union movement. The aggression of the imperialists led by the US, the EU, NATO and their allies is stoking the fires of war in the Middle East, in Ukraine, and is preparing new fires for the Asian region and for every corner of the planet. The heroic Palestinian people are suffering from the barbarity of Israel, which, with the support of the US and the EU, is murdering and killing children, women, and helpless elderly people. We have expressed our solidarity with the people of Gaza, with those who resist the plans of the imperialists and the USA who want to expel the Palestinians from the region and want to make Gaza a resort for oligarchs and capitalists. We remain firm in our opinion, in our position for the recognition of an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital. Dear colleagues, for 3 years now in Europe, NATO has been fueling the fire of war in Ukraine. They are exploiting the fascist regime in Kyiv to draw new borders and create new spheres of influence, always targeting Ukraine's wealth-producing sources and energy transport routes. The EU insists on continuing the war. The Brussels bureaucracy wants the war to become general. The global working class wants peace and the dissolution of NATO. It is certain that the new president of the USA will intensify the aggressiveness of the monopolies and multinationals. Inter-imperialist antagonisms will intensify. The dangers for peace and friendship between people will grow. This whole situation puts the class unions in front of new tasks. To strengthen class unity within the working class and to strengthen coordination with the poor farmers and to have coordination and solidarity among those who are struggling. No registered members should be alone in the struggle. All together in the common goals against injustice, against unemployment, against poverty. Brothers and sisters, the hope for the workers and the peoples is found only in our struggles. Your struggles with the millions of toilers on the roads of struggle have given us courage. The struggles of workers in Europe, in Africa, in Latin America give courage and hope to all of us. This is how we must continue. For a world without capitalist exploitation, for a world with social justice, for a world with the emancipation of working class, we wish you good success in your Congress of AICCTU. Long live the working class of India. Long live proletarian internationalism. George Mavrikos, Honorary President of WFU and President of International Workers Institute, Athens, Greece. Thank you, Congress. Thanks to Comrade Rajiv and Comrade